ट्रेंच पोइट्स। ट्रेंच पोइट्स इनको वार पोइट्स भी कहा जाता था और इनकी पोइट्री को वार पोइट्री कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने जो है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसके बाद वर्ल्ड वार से होने वाले डिस्ट्रक्शंस के बारे में, उसके जो साइड इफ़ेक्ट थे, उसके जो बैड इफ़ेक्ट लोगों के ऊपर पड़े थे, उन सब के बारे में अपनी पोइट्री में लिखा था। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918 गेव राइज टू वार पोइट्री। पहले वर्ल्ड वार ने, जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, इसने जो है वार पोइट्री को जन्म दिया था। एज द वर्ल्ड वार फर्स्ट ब्रेक्स आउट, जब जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था, एक ग्रेट नंबर ऑफ यंग पीपल डाई इन द ट्रेंचेस, तो बहुत से जो यंग पीपल थे वो इस युद्ध में मारे गए थे। मोस्ट फेल्ट देयर ड्यूटी टू सो, और उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो ऐसा करना अपनी ड्यूटी समझते थे। दे एक्टेड ऑन एन इम्पल्स, उनमें एक ऐसी भावना थी, थिंकिंग, वो ऐसा सोचते थे, इट वॉज एन ऑनरेबल थिंग, कि यह एक सम्मानजनक चीज़ है, टू गो, कि जाए, एंड फाइट, और लड़े, इवन डाई फॉर वंस कंट्री, यहाँ तक कि अपने देश के लिए मर भी जाए। उस वक्त क्या था, जो वॉर था उसे ग्लोरीफाइड, जो है ग्लोरीफाइड चीज़ माना जाता था, एक नोबल थिंग उसे माना जाता था। उस वक्त ऐसा माना जाता था कि अपने देश के लिए लड़ना, इवन उसके लिए मर भी जाना, एक बहुत ही ग्लोरियस थिंग है, एक बहुत ही ऑनरेबल थिंग है। तो इसलिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बहुत से यंग पीपल थे जो अपने घरों से निकल गए थे, अपने घरों से चले गए थे इस युद्ध में लड़ने के लिए। वॉर वॉज ग्लोरीफाइड एज ए नोबल थिंग, उस वक्त क्या था, वॉर को एक नोबल थिंग ग्लोरीफाइड किया जाता था। इट वॉज द क्वेश्चन ऑफ ऑनर, यह एक ऑनर का क्वेश्चन, इसे एक सम्मान का प्रश्न माना जाता था। थाउजेंड ऑफ यंग मैन लेफ्ट देयर होम्स, और हजारों नवयुवकों ने अपना घर इस युद्ध में लड़ने के लिए छोड़ दिया था, और उनमें से बहुत ही कम जो थे वो वापस अपने घर लौट पाए थे। और जो वापस भी लौट गए थे इस युद्ध से, उनकी जो लाइफ स्टाइल था, उनकी जो जीवन था, वो बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर ने उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला था। द ओवरऑल मैसेज थ्रू सच पोइट्री, और इस तरह की जो पोइट्री वार पोइट्स ने लिखी थी, ट्रेंच पोइट्स ने लिखी थी, इनका जो मैसेज था वो ये था, इज़ दैट द वार इज़ ब्रूचुअल, विशियस, मीनिंगलेस, स्टूपिड एंड बार्बरस, कि जो ये वॉर है ये कोई ग्लोरियस चीज़ नहीं है, ये एक ब्रिचुअल, विशियस, ये मीनिंगलेस है, स्टूपिड है, बार्बरस चीज़ है। देयर वाज नथिंग ऑनरेबल, ग्लोरियस और डेकोरस अबाउट द वॉर, वॉर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑनरेबल हो, ग्लोरियस हो या डेकोरस हो, यानी कि वॉर कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही बुरी चीज़ है। The daily experience of soldiers on the front was of mental disorders, nervous breakdown caused by constant fear and प्रेशर। जो सोल्जर्स थे जो कि वर्ल्ड वार में युद्ध किया था, जिन्होंने जो लड़े थे, अगर उनके डेली एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाए, उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, तो वो क्या था, वो मेंटल डिसऑर्डर था, वो नर्वस ब्रेकडाउन था, क्योंकि कॉज्ड बाय कंस्टेंट फियर एंड प्रेशर, क्योंकि वहाँ पर जो है लगातार एक डर बना रहता था, एक प्रेशर उनके ऊपर था, तो इसीलिए क्या था कि उनको मेंटल डिसऑर्डर हो गया था, नर्वस ब्रेकडाउन वो हो गए थे। तो इस तरह जो सोल्जर थे उनका जो एक्सपीरियंस था डेली का, वो कोई ज़्यादा अच्छा खास नहीं था, कुछ अच्छा नहीं था। उसी चीज़ को जो है वार पोइट्स ने अपनी पोइट्री में दिखाया है और बताने की कोशिश की है कि वॉर को कोई ग्लोरीफाई या ग्लोरीफाइड चीज़ या ऑनरेबल चीज़ मानकर ना चले, बल्कि ये बहुत ही बार्बरस और ब्रिचुअल है। द वार पोइट्री इज ए नेगेशन ऑफ जॉर्जियन पोइट्री, जो वॉर पोइट्री थी वो एक नेगेशन थी जॉर्जियन पोइट्री की। जॉर्जियन पोइट्री से वो बिल्कुल उलट थी, क्योंकि जॉर्जियन जो पोइट्स थे वो वेरी पैट्रियटिक, वे बहुत ही देशभक्त थे। देयर फेवरेट थीम्स वर द ब्यूटी ऑफ द इंग्लिश कंट्री साइड, और उनकी जो थीम्स थी, उनकी जो पोइट्री की थीम हुआ करती थी, वो क्या हुआ करती थी, द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश कंट्री साइड, तो वे इंग्लिश कंट्री साइड की ब्यूटी के बारे में लिखा करते थे। दे रेगुलरली प्रेजेंटेड वार एज ए नोबल अफेयर, और वो वार को कैसे प्रेजेंट करते थे, जैसे ये कोई एक नोबल अफेयर हो, कोई सम्मानजनक कार्य हो। एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग इंग्लिश मैन टू एनोबल देयर लाइव्स एंड टर्न फ्रॉम ऑर्डिनरी सिटीजन टू हीरोज, और वो इस तरह से एक्सप्रेस करते थे, वार को इस तरह से प्रेजेंट करते थे कि जो यंग पीपल है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उस युद्ध में जाएं, युद्ध में लड़े, मरे, और अपनी जो जीवन है, जो उनका ऑर्डिनरी जो लाइफ है, उसको एक मतलब ऑनरेबल बना दे। जो वे ऑर्डिनरी जो लोग हैं उनको एक हीरो के रूप में प्रस्तुत करते थे, उन लोगों को जो कि वर्ल्ड वार में, जो कि वार में जाकर लड़ते थे, यानी कि जो वार में जाकर लड़ते थे वो उन्हें बोलते थे कि वो कोई ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं है, बल्कि वो एक हीरो है। तो वो इस तरह से अपनी पोइट्री को प्रेजेंट करते थे, तो लोगों में उत्साह होता था कि वो भी जाए और युद्ध में जाकर लड़े। However, the war poets adopted quite opposite views of the war, और जबकि जो वार पोइट्स थे इन्होंने जो है बिल्कुल अपोजिट व्यूज, जॉर्जन के जो व्यूज़ थे उसके बिल्कुल अपोजिट व्यू इन्होंने अडॉप्ट किए थे, एंड ऑफ द जॉर्जन सोसाइटी, और जॉर्जन सोसाइटी के भी अपोजिट इन्होंने जो है व्यूज़
अडोप्ट किए थे। द वार पोइट्री सॉल्व्ड द मर्ड, द ट्रेंचेस, डेथ एंड समटाइम्स इवन कंपेशन फॉर सोल्जर्स। और वार पोइट्री ने क्या क्या दिखाया था? वार पोइट्री ने हमें मर्ड, ट्रेंचेस, डेथ और सोल्जर्स के लिए जो कंपेशन थी वो भी इन पोइट्री में वार पोइट्स ने हमें दिखाई थी। मोस्ट प्रेमिनेंट अमंग वार पोइट्स वर सिगफ्राइड सैसून, विल्फ्रेड ओवेन एंड इसाक रोजनबर्ग। जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वार पोइट्स में, जो मतलब इम्पोर्टेंट पोइट्स रहे हैं वो सिगफ्राइड सैसून, विल्फ्रेड ओवेन और इसाक रोजनबर्ग रहे हैं। दो सैसून इन हिज अर्ली पीरियड बिलोंग टू द जॉर्जियन ग्रुप। हालांकि जो सैसून थे ये अपनी, अगर इनकी अर्ली पीरियड की बात की जाए तो ये जॉर्जियन ग्रुप से बिलोंग करते थे। इन्होंने जॉर्जियन पोइट्री भी लिखी है। His predominant mood was not lyrical but satirical। लेकिन उनका जो मूड था वो क्या था? वो कोई लिरिकल नहीं था, वो कोई लिरिक नहीं लिखते थे बल्कि सटायर लिखते थे। नॉट एस्केपिस्ट बट रेबिलियस। वो कोई एस्केपिस्ट नहीं थे बल्कि वो एक रेबिलियस थे। बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट डैट, उन्हें महसूस होता था डैट कि द सोल्जर वाज बीइंग सेक्रीफाइस्ड फॉर ए फॉल्स आइडियलिज्म, कि जो सोल्जर्स हैं उनको सेक्रीफाइस किया जा रहा है एक फॉल्स आइडियलिज्म के लिए, एक झूठे आदर्शवाद के लिए जो है सोल्जर्स को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम सबसे ऊपर है या हम ग्रेट हैं। ऐसा दिखाने के लिए हजारों जो लोग हैं, हजारों जो सोल्जर्स हैं उनकी बलि दे दी जाती है। ही लुक्ड अपॉन हिम एज, और वह जो है सोल्जर्स को ऐसे देखते थे, सोल्जर्स के लिए वो बोलते थे कि ए डिसेंट चैप हु डिड हिज वर्क एंड हैड नॉट मच टू से। वो उसे एक डिसेंट चैप की तरह समझते थे जो कि अपना कार्य करता है और जिसके पास कहने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। इन हिज सुसाइड इन ट्रेंचेस ही डिस्क्राइब्ड द हॉरर्स ऑफ ट्रेंच वॉरफेयर। अपना जो एक उन्होंने वर्क लिखा है सुसाइड इन ट्रेंचेस, उसमें उन्होंने जो है ट्रेंच वॉरफेयर के हॉरर को डिस्क्राइब किया है, दिखाया है। इन सॉन्ग्स बुक ऑफ द वार, और सॉन्ग बुक्स ऑफ द वार में ही ड्वेल्ट ऑन द शॉर्ट मेमोरी ऑफ द पब्लिक हु फॉरगेट दोज हु सफर्ड एंड डाइड फॉर देम ड्यूरिंग द वार। उन्होंने जो है पब्लिक की उस शॉर्ट मेमोरी पर एक तरह से सटायर किया है, उन शॉर्ट मेमोरी को दिखाया है कि जो कि भूल गए थे उन लोगों को जो कि उनके लिए लड़े थे, उनके लिए सफ़र जिन्होंने किया था वॉर के दौरान। जब वॉर हुआ था, जब युद्ध हुआ था, तो उस दौरान जो लोग उनके लिए लड़े थे, जिन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, कुछ ही दिनों में क्या है जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो उनको भूल जाते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने ये वर्क लिखा था। विल्फ्रेड ओवेन रोट वार पोएम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैसून। जो विल्फ्रेड ओवन थे वो भी जो है सैसून से इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने उन्हीं के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी वार पोएम्स लिखी थी। ही एडमायर्ड सैसून, और वो जो है सैसून को एडमायर करते थे। स्पीकिंग अबाउट हिज ओवन पोएट्री ही रिमार्क्ड, और अपनी ही पोइट्री के बारे में वो बोलते हुए लिखते हैं, वो लिखते हैं अपनी पोइट्री के बारे में। जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं अबव ऑल आई एम नॉट कंसर्न विद पोइट्री, अबव ऑल आई एम नॉट कंसर्न विद पोइट्री, मैं पोइट्री से कोई कंसर्न नहीं हूँ। माई सब्जेक्ट इज़ वार, मेरा सब्जेक्ट क्या है? वॉर है। एंड द पोइट्री ऑफ वॉर, द पोइट्री इज़ इन द पिटी, ऑल ए पोइट कैन डू टुडे इज़ टू वॉर्न। कैसी पोइट्री है? इज इन द पिटी, और एक पोइट क्या कर सकता है? केवल वॉर्न कर सकता है। दैट इज़ वाई द ट्रू पोइट्स मस्ट बी ट्रूथफुल, और इसीलिए जो सच में एक कवि है उसे बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, यानी कि उसे कोई भी गलत चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, जो चीज़ सच है उसे वो ही दिखानी चाहिए। Though in his poem we find the mood of disillusioned irony, हालांकि उनकी जो पोयम है उनमें हमें जो है डिसइल्यूशन्ड आयरनी हमें देखने को मिलती है। येट ही डज नॉट कम्प्लीटली लॉस हिज होप फॉर मैन, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी होप को जो लोगों में है उसमें बिल्कुल भी नहीं उन्होंने खोया है, यानी कि उन्हें अभी भी लोगों से बहुत ज़्यादा आशाएं हैं, जबकि सैसून की पोयम में हमें ये सब देखने को नहीं मिलता। हिज पोएम्स आर फ्री फ्रॉम बिटरनेस, उनकी जो पोएम्स है वो बिटरनेस से फ्री है। वेयर एज इन सैसून्स पोइट्री वी फाइंड ए मूड ऑफ इंडाग्नेशन एंड सटायर, और सैसून की पोइट्री में हमें कैसा मूड मिलता है? इंडाग्नेशन का और सटायर का। इन ओवेन्स पोइट्री द मूड इज ऑफ रिकॉन्सिलेशन एंड एलेजी, और ओवेन्स की पोइट्री में हमें कैसा मूड मिलता है? रिकॉन्सिलेशन का, और उनकी जो पोइट्री है वो मोस्टली एलेजी है। इन हिज पोयम स्ट्रेंज मीटिंग ही रोट, अपनी पोयम है जो स्ट्रेंज मीटिंग, उसमें वो लिखते हैं आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड लेट अस स्लीप नाउ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। आई एम द एनिमी यू किल्ड, जिसे तुमने मारा है, माई फ्रेंड मेरे मित्र, लेट अस स्लीप नाउ, आओ अब सो जाते हैं।